गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सबसे पहले मैंने गुड मॉर्निंग बोला। सत्यम, कनिष्का, विवेकानंद, कृतिका, नवीन, सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। हरिओम जी, सबको गुड मॉर्निंग। संपूर्णा, सत्यम, राम जी, परवीन, अपूर्वा, अंकित, सबको गुड मॉर्निंग। विश्वजीत, राजकुमार, विदुषी, सैयद, चैतन्या, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। चैतन्या, वेरी गुड। 21 तारीख है आज, है ना। महिमजन, गुड मॉर्निंग। उत्तम, पायल, खुश रहो। आज प्यारे बच्चों नहीं बोला, प्यारे बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ठीक है। देखो मुझे एक बात बताओ, हमने स्टार्ट कर लिया था यहाँ तक, ये देख लिया था हमने, ये देख लिया था हमने। अब अगर बात की जाए, एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ था, ये भी हमने देख लिया था। अब पहले तो कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अपने कुछ कुछ पॉइंट है ना, वो आप नोट कर लीजिएगा, है ना। जैसे कि हल्के फुल्के पॉइंट है, लेकिन अपने को याद रखने हैं, ठीक है। हल्के फुल्के बड़े, जैसे कि हीमोरॉइड्स कंडीशन। हीमोरॉइड्स किसे बोलते हैं? जैसे पाइल्स, आपने नाम सुना होगा, है ना। हीमोरॉइड्स, हीमोरॉइड्स में होता क्या है, तो आपको इतना से याद रखना है कि रेक्टल वेन्स जो होती है वो एनलार्ज हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम चल रही हो एंड प्रेशर जो है बहुत ज्यादा एक्सर्ट्स किया जाए, एंड उसके कारण से जो टर्मिनल पार्ट होते हैं इन रेक्टल वेन्स के, अगर वो डायलेटेड हो जाए, वो एनलार्ज हो जाए, वो इन्फ्लेम्ड हो जाए और कंडीशन ब्लड आना शुरू हो जाता है स्टूल के अंदर, बिल्कुल उत्तम, ठीक है। तो उसे आप बोलते हैं हीमोरॉइड्स। आपको याद रखना है यहाँ पर कि हीमोरॉइड्स में रेक्टल वेन का एनलार्जमेंट होता है, इन्फ्लेम्ड होती है, ठीक है। इतना से याद रखना, देखो टू द पॉइंट चलना है अपनी चीजों में। फिर पेप्टिक अल्सर की बात करें, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर जो है वो बहुत सारे कारण से हो सकता है, जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण से, या फिर हम जैसे कि एस्प्रिन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जिसे आप NSAIDs भी कहते हैं, है ना, या फिर हाइपर सिक्रेशन हो जाए HCl का। देखो पेप्टिक अल्सर, छाले पड़ जाना पेट के अंदर, क्या हो सकता है? देखो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें बच्चों, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि म्यूकस जो है, जो कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग थी हमारे स्टमक वॉल की, वो सही तरह से नहीं बन पा रही हो। म्यूकस सेल जो थी, जो म्यूकस सीक्रेट कर रही है, वो नहीं कर पा रही हो इनफ म्यूकस सीक्रेशन, ठीक है। वहां पर कुछ गड़बड़ हो गई हो, या फिर HCl का सीक्रेशन बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाए, ठीक है। या फिर हो सकता है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण से कुछ प्रॉब्लम हो जाए। अब इसके कारण से क्या हो सकता है, तो पता है ये क्या करता है, ये यूरियज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और यूरियज एंजाइम जो आता है वो करता क्या है, यूरिया को कन्वर्ट करना शुरू करता है अमोनिया एंड CO2 के अंदर। और ये जो बेटा अमोनिया बनती है ना, ये फिर क्या करती है, डैमेज करती है प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर को, म्यूकस लेयर को, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है, इतना आपने याद रखें तो ठीक है, नहीं रखे तो ठीक है। हेलिकोबैक्टर जो है वो चल जाए अपना काम, ठीक है ना। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या फिर H पाइलोरी आपने याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बड़ा गजब का होता है ये बैक्टीरिया। ये कैटेलेज एंजाइम भी रिलीज करता है, जो कि बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म से इसको प्रिवेंट करता है। तो बड़ा खास है, लेकिन अपने को इतना कुछ नहीं पढ़ना है अपने को, ठीक है, सिर्फ नॉर्मल सा पढ़ना है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कि एस्प्रिन वगैरह जो है, अगर उनका यूज करना शुरू कर दे तो क्या हो जाएगा, तो भी ये क्या करती है, इम्पेयर करती है म्यूकोसल डिफेंसिव मैकेनिज्म के साथ। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है वो रोल प्ले करेगी आपके पेप्टिक अल्सर के लिए। तो आपको देखो सिर्फ नाम याद रख लेना, बैक्टीरिया H पाइलोरी, ड्रग जैसे कि एस्पिरिन, या फिर हाइपर सिक्रेशन होना शुरू हो जाए HCl का। एक वर्ड आपने सुना होगा, मम्स, मम्स, है ना। पैरामिक्सो वायरस के कारण से, याद रखना वायरस इंपॉर्टेंट है, पैरामिक्सो वायरस, जो कि पैरोटिड ग्लैंड पर अटैक करता है, और उसके कारण से इन्फ्लामेशन एंड एनलार्जमेंट होता हुआ दिखाई देता है पैरोटिड ग्लैंड का। दोनों तरफ जो गाल होते हैं उनके अंदर सूजन स्वेलोइंग आती हुई दिखाई देती है, आप उसी को बोलते हैं मम्स, ठीक है। परवीन, डिजीज का टॉपिक है बेटा, NSAID वगैरह तो बताना, मैं तो सिंपल सा कहता बता दूं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, स्टेरॉइड्स नहीं है, और इन्फ्लेमेशन हो उसको रोकने के लिए ड्रग दी जाती है। लेकिन अगर जैसे एस्पिरिन की अगर यूज कर लिया जाए, तो फिर एस्पिरिन जो है यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसलिए तो हटा दिया गया उसको नाटक मार्केट से।
ठीक है, एंटीपायरेटिक। अब देखो आगे चलते हैं। इसके बाद देखो वापस आते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम पर हमारे। आप फटाफट से करना, आज हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है, सारा कुछ देखेंगे आज अपने, सारे लंग्स, ट्रेकिया, एल्वुलाई, ट्रेकियल ट्री, ब्रोंकियल ट्री, अपने सारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, अपने सब कुछ यही देखेंगे, वॉल्यूम्स वगैरह, है ना, सारा फटाफट से स्पीडली, कोई बात नहीं, है ना। चलिए देखिए जो आपके सामने दिया हुआ है, आराम से करेंगे बेटा, मजाक कर रहा हूँ ना। देखो जो आपके सामने स्लाइड पर जो आ रखा है ना, वो बेसिकली आपके डाइजेस्टिव सॉरी एलिमेंट एनिमल किंगडम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब एनिमल किंगडम में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस में कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं वो नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपने जनरल बॉडी सरफेस से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। कुमारी निशिका से प्लीज थोड़ा स्लो ही पढ़ाना, क्योंकि 11th में कुछ नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा है भाई 11th में, तो फिर 12th में आए कैसे? हाँ 11th में सब कुछ चल तो रहा था आपके साथ, ठीक है। तो चलो आराम से बढ़ रहे हैं बेटा ना। जैसे कि अगर बात कीजिए, आपको पता है 11th क्लास में जितना आपको लेक्चर नहीं मिले थे ना, उससे ज्यादा लेक्चर ले रहा हूं मैं, ज्यादा टाइम लग रहा है अपने को, ठीक है। फिर उसके बाद देखें एनेलिडा, इंसेक्ट, ये हो गया था क्या सारी की सारी? ये सब कुछ हो चुका था क्या अपना? ये देख लिया था उन्होंने, गिल्स वगैरह ये सारा कुछ, तो बोले को ही नहीं। ये भी हो गया था क्या, कौन से ऑर्गन है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन? अरे भाई तो बताना चाहिए ना, ये सब कुछ हो गया। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कंप्लीट हो गया क्या? बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना एक नया चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर अपना ब्लड पढ़ना स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि आपने जानते हैं फिजियोलॉजी का हर एक चैप्टर हमेशा पहले एनाटॉमी के बारे में बताएगा एंड देन फिर हम डीप फिजियोलॉजी में जाते हैं, ठीक है। एनाटॉमी वाले पार्ट के अंदर जैसे कि स्ट्रक्चर्स आती हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स के बारे में हल्का फुल्का जानते हैं एंड देन फिर उनका फंक्शन बेसिस पर क्या उनका एस्पेक्ट चल रहा होता है, फिर उस पर फोकस करते हैं। जैसे कि अपने यहाँ पर ब्रीदिंग मैकेनिज्म पे देखेंगे, ब्रीदिंग मैकेनिज्म कैसे होती है, नॉर्मल ब्रीदिंग क्या होती है, फोर्सफुल ब्रीदिंग क्या होती है, फिर अपने देखेंगे कि लंग्स का वॉल्यूम क्या आता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है, गैसेस एक्सचेंज कैसे चलता हुआ दिखाई देता है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। तो शुरुआत में पहले एनाटॉमी वाला पार्ट है, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। देखो हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो रेस्पिरेटरी पासेज और एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर तो हमें लंग्स को पढ़ना है, ठीक है, बड़ा आसान सा है। जबकि रेस्पिरेटरी पासेज की हम बात करें तो आप एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से एयर को अंदर लेते हो, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर आता है वो नोज होता है, नोज के तो पार्ट है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, तो नोज एंड नेजल चैम्बर हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियल एंड रेस्पिरेटरी ट्री, एंड फिर हम हल्का फुल्का एल्वुलाई के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको। सबसे पहले बात करें नोज एंड नेजल चैम्बर की, तो देखो जरा, आपके अपर लिप्स के ऊपर की तरफ दो अपर्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। इन दो अपर्चर से आप क्या करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, ठीक है। तो आपके एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो हैं वो दो हैं और इस कारण से कंडीशन कहलाती है डायराइनस कंडीशन, ठीक है। अच्छा, जो हमारे अंदर की तरफ की जो कैविटी है, पूरी नाक की जो कैविटी है, इस नाक की कैविटी को, नेजल कैविटी को, आपके बीच में एक नेजल सेप्टम है, इसने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। और नेजल सेप्टम के बारे में आपने एनिमल टिश्यू में पढ़ा हुआ है कि वो हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, राइट। यहाँ पर अपने पास एक तो टिप ऑफ नोज है, ये तो इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। और एक अपने बात कर रहे हैं नेजल सेप्टम की, जो बीच में दीवार है ना, जो इन दो खांचों को बना रही है ना, ये हमारे पास नेजल कैविटी को पार्टीशनिंग करते हुए दीवार है, ठीक है। आप नेजल कैविटी बोलते हैं या फिर नेजल चैम्बर बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अब हमारा जो ये जो दो गुफाएं तैयार हो गई है, सुनना बेटा ना, दो गुफाएं तैयार हो गई है, इस गुफा के अंदर जाते हैं ना तब हम, तो हमें बहुत सारे स्पेरिकल पासेज से गुजरना पड़ता है, वो बॉन्ड के कारण से डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं हमारे पास इनफिनिट। सुनना बेटा ना, गौर से सुनना, है ना। एक और बेटा सब लोग ग्राम से एपिथेलियल टिश्यू के नेम वगैरह सभी है ना, गौर से सुनना बेटा ना। अगर हम बात करें तो हमारे इस नेजल चैम्बर के अंदर जाने में फिर हमारे पास बहुत सारा ऐसे स्पाइरल पाथवे बन जाते हैं। वो स्पाइरल पाथवे क्यों बनते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर बोन्स के प्रोजेक्शन डेवलप हो जाते हैं। आपने बोन पढ़ी होगी ना, टर्बाइनल बोन, आपके फेशियल रीजन के अंदर,
नेजल, इन्फीरियर टर्बाइनल, वोमर, लेक्राइमल, जैगोमेटिक, मैंडिबल, मैक्सिला, बहुत सारी पढ़ी है ना। फेसियल बोन 14 होती है जो है ना, उसमें से टर्बाइनल बोन। और टर्बाइनल बोन के ना बेटा अपने को 3 प्रोसेस डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि देखो अपने एक एक करके देखेंगे इसे, 1 2 3, ये 3 पेयर में, ठीक है। तो ये 3 प्रोमिनेंस बनाती है इधर भी और 3 प्रोमिनेंस बनाती है इधर भी, ठीक है। इन्हें अपने ना प्रोमिनेंस को टर्बिनेट्स भी बोलते हैं, और ये बोन जो होती है इन्हें बोलते हैं टर्बिनल्स बोन, या फिर इन्हें कॉन्केव भी बोलते हैं, ठीक है ना। नाम सुनना बेटा ना। अब ये सुपीरियर कॉन्केव हो गया, ये मिडिल कॉन्केव हो गया, ये इंफीरियर कॉन्केव हो गया। ये जैसे 1 नंबर सुपीरियर कॉन्केव, ये मिडिल कॉन्केव, ये इंफीरियर कॉन्केव। तो राइट एंड लेफ्ट, ठीक है ना हमारे पास। अब आप देखो जरा, अगर हम बात करें, लिखा हुआ गया थ्योरी के अंदर, 1 पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, जिसे हम डायरेनस कंडीशन बोलेंगे, ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, ठीक है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल लीड टू नेजल पैसेज। जैसे ही नोस्ट्रिल के अंदर चलना शुरू होंगे तो जो रास्ता है वो अब नेजल पैसेज है हमारे पास, ठीक है। और ये नेजल पैसेज जो है ये तो गुफा में लेके जा रहा है हमारा, और गुफा जो है वो हमारा नेजल चैम्बर है या फिर नेजल कैविटी है, ठीक है ना। मोटे मोटे तौर पर नेजल चैम्बर, नेजल कैविटी आपकी नीट लेवल पर, ठीक है। तो अब अपना both the nasal chamber are separated from each other by hyaline cartilage। बड़ा आसान सा है, ठीक है। The anterior part of each nasal chamber is called nasal vestibule। अब देखो जरा, अगर हम बात करें, हमारा जो ऊपर की तरफ स्किन है, ये स्किन अंदर की तरफ भी तो इन्वेजिनेट हो रखी है ना। और स्किन है वहां पर आपको हेयर फॉलिकल भी मिलेगी, सीबेसियस ग्लैंड भी मिलेगी, और ये बहुत अच्छा काम करेगी। आप जो एयर अंदर लेते हैं तो उसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल होगी तो उसको प्रिवेंट करने का काम करेंगे। अच्छी चीज ही है हमारे पास, ठीक है। अब देखो जरा, अगर बात करें, द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच नेजल चैम्बर इज कॉल्ड नेजल वेस्टिब्यूल, which is formed by invagination of skin during embryonic development. So this part contains hair and sebaceous gland. In this manner, dust particles cannot enter in। बहुत बढ़िया, सही चीज है। तो देखो आपने ना इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहला पार्ट अपने नेजल वेस्टिब्यूल देखा है, फिर देखो हमारे पास the posterior part of the nasal chamber is occupied by 3 bone or concave. At several places in the nasal passage, these bones form outgrowth called turbinates। जैसे कि ये outgrowth है ना बच्चा, ये outgrowth, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये outgrowth इधर वाले ना चैम्बर की outgrowth, उधर वाले चैम्बर की outgrowth हमारे पास, ये outgrowth हमारे पास। Due to these outgrowth, the nasal passage is long and spiral। This helps in making the temperature of air equal to the body temperature before it reaches the lungs। जैसे कि सुनना बेटा ना, जैसे कि ये हमारे पास मान लो हमारा नाक, मोटे मोटे तौर पे ये लो तो हर नाक, और बीच में जो है हमारे पास नेजल सेप्टम, और नेजल सेप्टम बना हुआ था हाइलिन कार्टिलेज का, वो बताया, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें ना तो हमें स्टार्टिंग में तो हेयर दिखाई देंगे, ठीक है। और वहां पर सीबेसियस ग्लैंड मिलेगी जो नरिशमेंट वगैरह का काम करेगी, है ना। ये हेयर मिलेंगे, और हेयर जो है वो क्या करेंगे, डस्ट पार्टिकल को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। तुरंत ही बाद अपने को ना ऐसे बोनी प्रोजेक्शन डेवलप होते हुए दिखाई दे जाएंगे। अब जो एयर एंटर करेगी, एयर एंटर करेगी, मान लो अपने एयर एंटर करवाते हैं स्लाइड ब्लू कलर से, ये एयर, तो इसमें डस्ट पार्टिकल होंगे, उसको वेस्टिब्यूल के अंदर प्रेजेंट हेयर जो है वो प्रिवेंट करेंगे, सुनना बेटा ना। और फिर ये जो एयर है उसको घूमते 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 भूल भुलैया से पार करते हुए फिर अंदर पहुंचना है। घूमते 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 फिर अंदर पहुंचना है, ठीक है। तो लंबा एक पाथवे जनरेट हो गया है, और ये जो पाथवे है ये जनरेट लंबा हुआ, इसका फायदा क्या हो गया, ताकि जो एयर अपने बाहर से ले रहे हैं ये बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आ सके, ठीक है। इस एयर को वार्म किया जा सके। तो दिस हेल्प इन मेकिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर बिफोर इट रीचेस द लंग, ठीक है। अब सुनना बेटा, तो ये जो घुमावदार रास्ते हैं दैट इज नेजल पैसेज, जो कि हमारी गुफा के अंदर हमें लेते हुए चल रहे हैं, और गुफा जो है दैट इज नेजल चैम्बर, ठीक है बच्चों। फिर देखो,
अगर बात करें तो हमारे नाक में इलास्टिक कार्टिलेज होता है दुर्गा प्रसाद जी, ये टिप ऑफ नोज दैट इज इलास्टिक कार्टिलेज। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? फिर देखो, सम पार्ट ऑफ दिस आउटग्रोथ कंसिस्ट ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, जिसे हम बोलते हैं स्नीडेरियन मेम्ब्रेन। अब देखो, जो आउटग्रोथ है वहां पर हम देखेंगे कुछ एपिथेलियम डेवलप हो रखी होगी, जो कि स्पेशल टाइप की एपिथेलियम है, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। ठीक है, आप जानते हैं ना न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम कब किसे बोलते हैं? जब कोई एपिथेलियम स्पेशल काम करना शुरू कर दे, उस एपिथेलियम में ऊपर की तरफ सेंसरी हेयर डेवलप होना शुरू हो जाए एंड एक तरफ नर्व डेवलप होनी शुरू हो जाए, जो कि इंफॉर्मेशन जो है हमारे सीएनएस के पास लेकर जाए। अब देखो जरा, बोमन ग्लैंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर एपिथेलियम की बात कर रहा हूँ। बोमन ग्लैंड तो इन एपिथेलियम के बीच बीच में होंगी, तो ये तो हमारे पास एपिथेलियम, ठीक है, जहाँ पर ऊपर की तरफ सेंसरी हेयर होंगे, नीचे की तरफ सेंसरी नर्व होंगी, बीच बीच में इनके जो है सपोर्टिंग सेल्स भी होंगी। सपोर्टिंग सेल हम उनको बोल रहे हैं जिन पे हमारे पास सेंसरी हेयर डेवलप नहीं हो रखे हैं, वो एपिथेलियम को यहाँ पर सपोर्ट देने के लिए आ रखी है। और बीच बीच में यहाँ पर हमारे पास बोमन ग्लैंड भी प्रेजेंट होंगी। ये बोमन ग्लैंड, अब ग्लैंड है तो एपिथेलियम का इन्वेजिनेशन हो रखा है ना, ये बोमन ग्लैंड ये डेवलप हो रखी है हमारे पास। ठीक है, तो इसका अपना डायग्राम भी देखेंगे तो हमारे पास सेंसरी सेल भी होती है, सपोर्टिंग सेल भी होती है, एंड हमारे पास बोमन ग्लैंड भी होती है। सुनते जाओ, बड़ा आराम से पार्ट है ना। अब देखो, इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, नॉर्मली अपने बात करते हैं ना, दो तरह की एपिथेलियम होती है। मेनली हमारे पास जो दिखाई देगी ना, वो है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, PSCCGE। लेकिन कुछ जगह की एपिथेलियम जो है वो न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम है, यानी कि हमारे नाक का एक काम ये भी तो है कि हमारे ऑल्फैक्शन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाना। ठीक है ना, रेटिना ऑफ इज आल्सो न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। अपने बात करेंगे चैतन्य जब अपने रेटिना को देखेंगे, ठीक है ना, वहां पर अपने बात करेंगे अलग, वहां पर रोड्स एंड कोन्स की हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखो, मैं इस एपिथेलियम को जो है वो निकालता हूँ। देखो जरा एपिथेलियम को, एपिथेलियम में आप देखो, ये आपने मान लो एयर ली अंदर, ये जा रही है भाई एयर अंदर। ठीक है, इस एयर के अंदर हालांकि इतना डीपली आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, हमारे स्मेल पार्टिकल्स भी तो रहे होंगे, जिन्हें बोलते हैं ओडोरेंट मोलिक्यूल। ओडोरेंट समझ रहे हो ना, ओडोरिफेरस, स्मेल वाले मोलिक्यूल। तो जरा देखो, तो आपने अपने इस एपिथेलियम को जो है इसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया साइड के अंदर, आप देखो जरा, ये तो एयर में प्रेजेंट ओडोरेंट मोलिक्यूल है। अब देखो आप जरा, ये जो यहाँ पर अपने को सेल दिखाई दे रही है, मैं एक सेल को जरा हाईलाइट कर देता हूँ पर्पल कलर से, ये वाली सेल ऐसे ऊपर की तरफ देखो, ये तो हो गई हमारे पास सपोर्टिंग सेल। ब्लू कलर वाली जो सेल है हमारे पास, डेट इज सेंसरी सेल। ठीक है हमारे पास, अब आप देखो जरा, सेंसरी सेल है तो इन ब्लू वाली सेंसरी सेल से फिर हमें कुछ फाइबर डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये फाइबर, ये क्या है हमारे, एक तरह से डेंड्राइट्स का काम करेंगे। ठीक है, और यही तो क्या करेंगे, ऑर्डोनेंट मॉलिक्यूल को रिसीव करेंगे। ठीक है, अब बीच बीच में आपको ग्लैंड दिखाई देगी जो कि है बोमन ग्लैंड। बोमन ग्लैंड जो है वो म्यूकस सिक्रीट करेंगी। ठीक है, और उस म्यूकस के अंदर जो ये ऑर्डोनेंट मॉलिक्यूल है ये डिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है, केमिकल डिजोल्व हो जाएंगे। इतना कुछ याद नहीं करना मिजान, मैं भी सब बताऊंगा क्या याद रखना है आपको। ठीक है, तो आपके पास बीच बीच जो मोवन ग्लैंड है वो जो सिक्रेशन रिलीज करती हैं, म्यूकस लाइक सिक्रेशन, वो क्या करेगी, वो जो केमिकल होंगे वो केमिकल ऑडोरेंट मॉलिक्यूल उनको क्या कर देगी, डिजोल्व कर देगी। ठीक है, एंड उसी को तो फिर सेंस कर पाएगी सेंसरी सेल। एंड पीछे की तरफ जो ये फाइबर दिखाई दे रही है, एक्सोन फाइबर हैं, जो कि इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं आपके ऑल्फैक्टरी बल्ब। आपने ऑल्फैक्टरी बल्ब पढ़ा है हल्का फुल्का नर्वस सिस्टम के अंदर, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है हमारे पास। और ये जो बीच में दिखाई दे रही है ना, ये खास है
सेरिब्रिफॉर्म प्लेट बोलते हैं इसे। आपने एथमोइड बोन पढ़ी होगी, उसी का पार्ट होता है हमारे पास। नेजल बोन, एथमोइड बोन पढ़ी है क्या आपने? ऐसे तरह हमारे पास क्रेनियल बोन के अंदर होती है हमारे पास 8 बोन के अंदर एथमोइड एंड स्फिनोइड, है ना। तो एथमोइड जो होती हैं उसी की पार्ट होती है हमारे पास, जिसे बोलते हैं सेरिब्रिफॉर्म प्लेट। एंड उनमें से ये एक्सोन होकर फिर हमारे ब्रेन में पहुंचते हैं। देखो ना जरा, आप ब्रेन को फोकस करें इस डायग्राम के अंदर, ये ब्रेन है आपका, ठीक है, सेरेब्रम वाला पार्ट। सेरेब्रम वाले पार्ट के अंदर यहाँ पर आगे की तरफ हमने ऑल्फैक्टरी बल्ब बता दिया, ठीक है। ऑल्फैक्टरी बल्ब भी तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन लेके जाती है, अंदर की तरफ इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। एंड वो इंफॉर्मेशन हमारे ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के थ्रू ऑल्फैक्टरी एरिया तक पहुंचाया जाता है। हल्का हल्का अगर कुछ याद हो तो आपको, ऑल्फैक्टरी बल्ब अलग चीज होती है, ऑल्फैक्टरी एरिया अलग चीज होती है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बहुत सारे एरियाज आपने पढ़े हुए होंगे नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो हमारा ऑल्फैक्टरी एरिया, ठीक है, वहां पर इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे। तो आपको सिंपल सा यहाँ पर याद कर रखना है कि हमारे पास जो नाक के अंदर, नोज के अंदर जो स्पेशल एपिथेलियम मिलती है उसे हम बोलते हैं न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम या फिर स्नीडेरियन एपिथेलियम। इतना से याद रख लोगे एक नाम। दूसरा नाम कि स्नीडेरियन एपिथेलियम में जो स्पेशल ग्लैंड मिलती है उस ग्लैंड को क्या बोलते हैं? बोमन्स ग्लैंड। इतना तो आपको याद रह ही जाएगा, ठीक है, इतना याद रख लोगे बस बहुत है, अपना काम चल जाएगा। तो बोमन ग्लैंड जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको चारों तरफ स्टार मार्क कर रहा हूँ। ये हमें यहाँ पर बोमन कैप्सूल अलग चीज है, याद रखना, है ना। बोमन ग्लैंड अलग चीज है। मैं आपसे पूछूं बोमन कैप्सूल कहाँ मिलता है, तो फिर वो किडनी के अंदर। बोमन ग्लैंड कहाँ मिलता है, तो फिर नोज के अंदर, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो एक चीज ये अपन देखी हल्की फुल्की, देखो ऑलरेडी पीएमटी 2006 2007 का क्वेश्चन भी आ रखा है, लगातार आया था। बोमन ग्लैंड्स आर फाउंड इन, फटाफट बताओ क्या आंसर बताओगे इसका जल्दी से। वेरी गुड, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, है ना। तो बड़ा सिंपल सा आता है बड़ा सिंपल सा है, ठीक है चीजों को, लेकिन थोड़ा बहुत पता तो होना चाहिए। अब देखो मैंने क्या किया, हमारे इस पूरे नोज को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। 3 पार्ट में एक तो मैंने वेस्टिबुलर जोन बनाया। वेस्टिबुलर जोन वो है जैसे स्किन का इन्वेजिनेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड जहां पर हमें हेयर फॉलिकल, सीबेसियस ग्लैंड वगैरह डेवलप होते हुए दिखाई दे, ठीक है। तो स्किन का इन्वेजिनेशन, जैसे स्किन लिख दिया, हेयर प्रेजेंट है एंड सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट है, तो उतना पार्ट जो है वो हमारा क्या हो गया? वेस्टिब्यूल, ठीक है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी जोन के अंदर हम कोंके या फिर टर्बिनेट्स को लेंगे, ठीक है। वो रेस्पिरेटरी जोन के अंदर जहां से हम एयर को फिर घुमावदार रास्तों से फिर उसको अंदर की तरफ पहुंचाएंगे, ठीक है। एंड ऑल्फैक्टरी जोन, ऑल्फैक्टरी जोन जहां पर हम ऑल्फैक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करवा रहे हैं, तो स्निडेरियन मेम्ब्रेन वहां पर, बोमन ग्लैंड वगैरह हम बात करेंगे, ठीक है। और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलिनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 जोन है, इन 3 जोन को हल्का फुल्का पे याद रखना। इसके बाद देखो फिर फेरिंग्स वाला पार्ट आता है। अब एक बात देखो जरा, अपनों ने ये नाक बनाया, ये तो हो गए एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, और बीच में एक सेप्टा डेवलप था, ये हमारा हो गया नेजल सेप्टम, ठीक है। आपने एयर को अंदर की तरफ एंटर करवाया, ये लो एयर अंदर की तरफ एंटर। अब एयर हमारे नेजोफेरिंक्स में खुलेगी, तो वहां पर इनर साइड भी तो हमारे पास अपर्चर होने चाहिए ना, छेद होने चाहिए। ये हमारे पास इंटरनल नोस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है ना, ये इंटरनल नोस्ट्रिल। तो इसके बारे में बात कर रहा है, जरा देखो तो, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स और ये इंटरनल नोस्ट्रिल्स। तो देखो जरा, फेरिंग्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। आपको याद हो तो आपको पता है इन तीनों पार्ट के अंदर, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स के अंदर हमें ओपनिंग दिखाई देती है। चलो मैं पूछता हूं, आप लोग मुझे बताएं जरा, नेजोफेरिंग्स में किस किस चीज की ओपनिंग मिलेगी, एक साथ लिखना। नेजोफेरिंग्स में किस चीज की ओपनिंग मिलेगी अपने को? तो एक तो हमें मिलेंगे इंटरनल नोस्ट्रिल्स की ओपनिंग। इंटरनल नोस्ट्रिल्स को ही आप इंटरनल नेयर्स या फिर कोयने बोलते हैं, ठीक है ना। इंटरनल नेयर्स बोल दो या फिर कोयने बोल दो। और हमें दिखाई देती है ओपनिंग स्टेचियन ट्यूब की भी, सही है ना।
फिर अच्छा मुझे बताओ ओरोफेरिंक्स के अंदर किसकी ओपनिंग बताओगे? इस ओरोफेरिंक्स के अंदर, इस ओरोफेरिंक्स के अंदर एक लार्ज बक्कल केविटी की ओपनिंग है हमारे पास, माउथ की ओपनिंग आप कह सकते हो, बक्कल केविटी की ओपनिंग बोले है ना, दिव्यांश ज्यादा बेटर है बेटा ना। अच्छा फिर लेरिंगोफेरिंक्स में भी क्या ओपनिंग है क्या हमारे पास? तो लेरिंगोफेरिंक्स में दो ओपनिंग है हमारे पास, एक तो हमारे फूड पाइप की ओपनिंग है और एक हमारी ट्रेकिया की। ये तो देखो ना हर एक जगह कुछ ना कुछ ओपनिंग मिल रही है ना, बिल्कुल आयुष, गलेट एंड ग्लोटिस है ना। तो इसी को देखो हम देख रहे हैं, बड़ा आसान सा है, ये आप लोगों ने पढ़ भी रखा है। तो फेरिंग्स द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू नेजोफेरिंग्स थ्रू इंटरनल नोस्ट्रिल्स, या जिन्हें हम कोइने भी बोलते हैं या फिर इंटरनल नेयर्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेजोफेरिंग्स इज अ पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स के लिए आपकी एनसीईआरटी कहती है द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। नेजोफेरिंग्स ओपन इनटू ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स की बात कर रहा है, ठीक है, वो ओपन होता है ओरोफेरिंग्स के अंदर, which opens through glottis of the larynx region into the trachea। और आज हमें क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है तो हम ट्रेकिया की तरफ मूव करेंगे, ना कि हम मूव करेंगे हमारे फूड पाइप की तरफ, इसोफेगस की तरफ ना मूव करके हम तो ट्रेकिया की तरफ जाएंगे, ठीक है। आज अब देखो जरा, ड्यूरिंग swallowing glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into glottis। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा आपसे, आपसे सिंपल पूछेगा कि ट्रेकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हो आप? तो ग्लोटिस बोलते हैं। एंड उसको कवर करते हुए जो फ्लैप होता है वो किस नेचर की कार्टिलेज का होता है? तो इलास्टिक कार्टिलेज नेचर का होता है, जो कि swallowing करते समय ग्लोटिस को कवर करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। तो यहाँ पर एपिग्लोटिस। तो स्लाइड बाय स्लाइड जो है बड़ा इजी सा बना हुआ है आप लोगों के लिए। फिर देखो, अगर आपने कई लोगों को देखा होगा जो अचानक से कुछ बोल रहे हैं और वो कुछ खा भी रहे हैं साथ में और अचानक से उनको खांसी आनी शुरू हो जाती है, ऐसा क्या रीजन होता होगा खांसी आने का? अचानक से वो कफिंग करना शुरू कर देते हैं, तो एपिग्लोटिस का इम्प्रॉपर मूवमेंट हुआ होगा, क्योंकि आप बोल भी रहे हो, आपने साउंड भी प्रोड्यूस किया होगा, तो वो बेचारा खुल गया होगा थोड़ा सा, और हो सकता है कि एयर पार्टिकल उसके जो फूड पार्टिकल है वो अंदर एंटर कर गए होंगे, है ना, विंड पाइप के अंदर, फिर उसको आप खांसी करके उसको बाहर निकालते हैं, है ना। तो टू, अब ये ऑलरेडी पीएमटी प्री 2011 का क्वेश्चन है, कर लोगे ना इसका आंसर? Two friends are eating together on dining table. One of them suddenly start coughing while swallowing some food, and this coughing would have been due to improper movement of epiglottis। ठीक है, ऐसा नहीं सर, वो कोरोना में भी तो सर खांसी हो जाती है ना सर, तो सर हो सकता है सर उसको कोरोना हो गया हो ना, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर अपने सिंपल सा एपिग्लोटिस के बारे में बात कर रहे हैं। फिर देखो एक प्यारा सा स्लाइड आपके लिए, है ना। डायफ्राम का नहीं बेटा, डायफ्राम का इम्प्रॉपर मूवमेंट से हिचकी, ठीक है। अब देखो जरा, सब पॉसिबल है, यूज सीवियर केस सब कुछ पॉसिबल है फिर, है ना। मिजान मेरा आंसर दो प्लीज सर, कहां पर है मिजान का आंसर? मिजान को क्वेश्चन बताओ कहां पर है। मिजान आप क्वेश्चन पूछ ही क्यों रहे हो? आप सब कोई क्वेश्चन पूछ ही क्यों रहे हो? क्वेश्चन पूछने का किसने कहा आपको क्वेश्चन पूछने के लिए? मुझे बताओ, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके आंसर दो ना आप लोग। वापिस टाइप कर देना भैया मिजान, है ना, ऊपर चला गया बेटा ना वो। मैंने कहा लिखा सर, हाउ इज नेजोफेरिंक्स इज कॉमन पैसेज अनुष्ठा, मैंने कहा लिखा? पता चल बता, मैंने कहा लिखा? देख, नेजोफेरिंक्स इज ए पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, और फेरिंग्स के लिए मैंने लाइन लिखी है, ठीक है। लेरिंग्स मिजान, लेरिंग्स इज ए साउंड बॉक्स, अभी अगला टॉपिक यही आ रहा है, एंड ग्लोटिस इज ओपनिंग, ट्रेकिया की जो ओपनिंग है डेट इज ग्लोटिस, ठीक है। और ट्रेकिया का ही मॉडिफिकेशन है हमारा लेरिंग्स, ठीक है। अब आओ फटाफट से लेरिंग्स पर। लेरिंग्स के लिए अगर बात करें, लेरिंग्स अब सुनना, है ना, अब आप सुनना। अगर देखा जाए, कार्टिलेजिनस बॉक्स है हमारा लेरिंग्स, बहुत सारी कार्टिलेज मिलेगी, ठीक है ना। आपसे मैं पूछूंगा लास्ट में कितनी कार्टिलेज बताओ, मैंने कितनी कार्टिलेज बताई, ठीक है, जो कि हमारे साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करती है, और इसी कारण से साउंड बॉक्स बोलते हैं। आप है ना अभी फोकस करना, अपने यहाँ पर कुछ कार्टिलेज को देखेंगे, ठीक है। पहले तो मैं स्टैटिक डायग्राम की तरफ आता हूँ, स्टैटिक डायग्राम पे आता हूँ। आप, मैं लेजर पॉइंटर लेता हूँ, जरा देखो अपने पास ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये पूरा जो है अपने बात करेंगे हमारा लेरिंग्स, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, डेट इज हाइयोइड बोन, ये हाइयोइड बोन है हमारे पास, ठीक है। और ये जो है ना, ये एपिग्लोटिस को बता रहा है वो, ठीक है ना। सुनना चीजों को बेटा ना, गौर से सुनना। तो ये तो है हमारे पास हाइयोइड बोन, यू शेप्ड बोन है हमारे पास, बेस ऑफ बक्कल कैविटी, ठीक है।
और ये जो सबसे बड़ी कार्टिलेज होती है, इस कार्टिलेज को बोलते हो आप थायराइड कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज? थायराइड कार्टिलेज। सुनते रहना ना, थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज खास है। थायराइड कार्टिलेज अपने को आगे की तरफ दिखाई देगी, पीछे की तरफ डोर्सल ये क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है हमारे पास। अच्छा, इस थायराइड की बात करें तो मेल के अंदर ड्यू टू मेल एंड्रोजन हार्मोन ये ज्यादा ही डेवलप दिखाई देती है, प्रोमिनेंट दिखाई देती है, और उसे हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। चीज सुनना, है ना? तो क्या मैं कह सकता हूं कि थायराइड कार्टिलेज पीछे की तरफ जाते हुए इनकम्प्लीट हो जाती है? तो इनकम्प्लीट हो जाती है मतलब सी शेप बता सकता हूं मैं इसको। इसके बाद हमारे पास जो आगे से, यानी कि मेरा वेंट्रल पोर्शन है, ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम, ये मेरा वेंट्रल साइड का व्यू है, ठीक है। हमें एक कार्टिलेज और दिखाई देती है, ये व्हाइट वाली कार्टिलेज। ये हमारे पास जो कार्टिलेज है, ये है क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज ये चारों तरफ से कवर होती है, फुल जो है रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है, और इसकी रिंग जैसी स्ट्रक्चर को हम सिग्नेट रिंग शेप बोलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, इन दो कार्टिलेज की। आप इन दो कार्टिलेज को देखे जरा, है ना। तो मैंने अभी तक आपको जो बताया मैं उसको लिख भी देता हूं। ये तो हम देख रहे हैं थायराइड कार्टिलेज, ग्लैंड नहीं देख रहे ना, लायक होना, थायराइड कार्टिलेज फोकस करना। और ये जो है हमारे पास क्रिकोइड कार्टिलेज, और ई तो हर हाइयोइड बोन, तो इसे कोई कार्टिलेज का पार्ट मत बोल देना, ठीक है ना। अब देखो जरा यहाँ पर थायराइड कार्टिलेज को अपने यहाँ पर इस फिगर में भी ढूंढते हैं, जो घूम रहा है ना, इसको भी देखते हैं जरा ना। ई तो है तो था थायराइड। थायराइड को जरा देखो, तो पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ डोर्सल साइड जा रहा है, तो इनकम्प्लीट है ना बच्चों थायराइड। जरा देखो तो थायराइड पीछे की तरफ जा रहा है, तो क्या है? इनकम्प्लीट है हमारे पास। तो आपसे भी पूछे कि हमारे पास इनकम्प्लीट कार्टिलेज जो कि डोर्सल साइड से इनकम्प्लीट है, लेरिक्स का जो पार्ट है वो कौन सी है? तो थायराइड कार्टिलेज, ठीक है, सबसे बड़ी कार्टिलेज होती है। अब आप थायराइड कार्टिलेज की बात करें, थायराइड थायराइड कार्टिलेज के लिए कुछ कुछ पॉइंट और याद रख लेते हैं कि थायराइड कार्टिलेज के साथ जुड़ा हुआ मेल के अंदर कि ड्यू टू मेल एंड्रोजन हार्मोन जो है ये ज्यादा ही प्रोमिनेंट दिखाई देती है, जिसे एडम्स एप्पल बोलते हैं। हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है और एक होती है हमारे पास, ठीक है। अब देखो जरा इसके नीचे की तरफ जो क्रिकोइड कार्टिलेज लिखी थी हमने, क्रिकोइड ग्रीन वाली ढूंढना ना, ग्रीन वाली देखो जरा, ये है क्रिकोइड। ये घूम गया पीछे तरफ। अब देखो जरा आगे की तरफ से, वेंट्रल साइड से, वेंट्रल साइड से तो क्या है? ये छोटी, ठीक है। लेकिन पीछे की तरफ जहां जा रही है ना, पीछे की तरफ जा रही है, वहां पर ये क्या हो जा रही है? एनलार्ज हो जा रही है, ऐसा सा कुछ। ऐसी तो अपने रिंग देखते हैं ना, आपने रिंग देखी होगी ना, अंगूठी पहनाते हैं तो ऊपर की तरफ जैसा मोती जैसा पार्ट होता है, ऐसे तो कुछ स्ट्रक्चर होगी। या फिर मेरी ये वॉच देखो, देखो आगे की तरफ से तो ये थायराइड कार्टिलेज इस तरह से, ठीक है, और पीछे की तरफ जाते हुए हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर, ब्रॉड स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, ठीक है। तो आगे की तरफ वेंट्रल साइड से तो पतली है, पीछे तरफ जाकर मोटी है हमारे पास, और वैसे तो रिंग होती है, तो इसे सिग्नेट रिंग शेप की बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्रिकोइड कार्टिलेज की हमने बात करी। अब हमें कुछ और कार्टिलेज भी देखना है जरा। ये भी हाइलिन कार्टिलेज है, ये सिंगल कार्टिलेज है, ये भी एक ही है हमारे पास। अब देखो जरा क्रिकोइड कार्टिलेज की अगर बात करूं तो ट्रेकिया नीचे तो है हमारे पास, ट्रेकिया का मॉडिफिकेशन ही तो है। तो ये ट्रेकिया की शुरुआत होगी। तो ट्रेकिया की जो फर्स्ट कार्टिलेज है, ट्रेकिया में भी तो कार्टिलेजेस हैं, कार्टिलेजिनस रिंग, तो उसके साथ जुड़ी होती है ये क्रिकोइड लिगामेंट से, क्रिकोथायरॉइड क्रिकोट्रेकियो लिगामेंट के थ्रू जुड़ी होती है, ठीक है। तो ट्रेकिया के जस्ट ऊपर की तरफ हमारे पास क्या होती है? क्रिकोइड कार्टिलेज। ये भी हाइलिन की बनी होती है, सिंगल होती है। अब आप क्रिकोइड कार्टिलेज को जब पीछे की तरफ घूम रहा होगा ना डायग्राम, तो उस पर गौर से देखना जरा, वहां पर आपको ना गोल्डन कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। तनिषा इनकम्प्लीट नहीं है, क्रिकोइड कंप्लीट है, देखो जरा गौर से देखो। क्रिकोइड क्रिकोइड इनकम्प्लीट क्यों है? क्यों लिखा तनिषा आपने इनकम्प्लीट? अब आप गोल्डन कलर पे जो है वहां फोकस करो, ये गोल्डन कलर, घूम जा जल्दी से भैया, ये गोल्डन कलर की कार्टिलेज दिखाई दे रही है। ये जो कार्टिलेज है जो कि आपकी क्रिकोइड के ऊपर ही तो है, जो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड पर सिचुएटेड आपको दिखाई देंगी, पिरामिडल शेप की, ट्रायंगुलर शेप की कार्टिलेज, जिसे हम बोलते हैं एरिटिनोइड कार्टिलेज, नॉट सेंटोरनी, एरिटिनोइड कार्टिलेज, ठीक है। एरिटिनोइड कार्टिलेज, और एरिटिनोइड के ऊपर की तरफ
एरिटिनोइड के ऊपर की तरफ आपको स्फेरिकल छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होंगी, छोटी छोटी सी गोट्स देखो घूमते हुए कॉपी से। तो ये है हमारे पास कार्टिलेज ऑफ सेंटोरनी, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरनी, जिसे हमने कॉर्निकुलेट कार्टिलेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कार्टिलेज हुई, एक कार्टिलेज और होती है क्यूनिफॉर्म, ठीक है, जो कि इन एरिटिनोइड के आगे की तरफ जाते हुए, सेंटोरनी के आगे जाते हुए एंटीरियर टू सेंटोरनी या फिर एरिटिनोइड बोल दो, वहां पर प्रेजेंट होती है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। अब इनके बारे में अपने क्या क्या की पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। तो देखो थायराइड, क्रिकोइड एंड एरिटिनोइड, ये तो है हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई, ठीक है। पोज कर दो, क्यों पोज कर दें, अब देखो जरा आगे की तरफ डायग्राम बने पड़े अपने पास, शानदार वाले डायग्राम मैं और लेकर आया हूँ आपके सच डायग्राम। तो देखो जरा, सबसे पहले वेंट्रल व्यू की बात करते हैं बच्चों। अब आपको सारी चीज पता होना चाहिए, देखो वेंट्रल व्यू की, ठीक है। ऋषिकेश एक बार बताओ, रीमा ग्लोटिडिस तो मैंने यहाँ पर बोला ही नहीं, वर्ड यूज नहीं किया, कहां से लेकर आए हो रीमा ग्लोटिस? अब पहले आप मुझे बताओगे और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ ऋषिकेश, ये रीमा ग्लोटिस जो है आप लिखे हो ना, ये कहां से मेरे पास क्यों लेकर आया अभी? नॉलेज? हम्म। किसने डाउट में बताया था? कहां डाउट बताया था? डाउट तो मैंने अभी तक इसका लिया ही नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। आज तो आगे मैं तभी बढ़ूंगा जब ऋषिकेश मुझे आप ये बताओगे कि रीमा ग्लोटिस यहाँ बीच में कहां आ गया। हम्म। नहीं, गूगल गूगल करने की जरूरत नहीं है, आगे सारा कुछ हल्का फुल्का अगर बताना चाहे तो यहाँ पर बता सकता हूँ मैं। बीच में ये जो हमारे पास वोकल कॉर्ड होते हैं, बीच का जो स्पेस हमें दिखाई देता है, रीमा ग्लोटिस, इसी में सब बता सकता हूँ। लेकिन क्यों, क्यों देखना, क्यों, क्यों सर्च करना, किस लिए? कर ले अपना पूरा मेडिकल एमबीबीएस यहीं कर लें, यहीं पढ़ाई कर ले हमने सारा कुछ, एंड फिर सब चीजें भूल जाना, लास्ट में आकर कहते हो कि सर हमें कुछ याद देता नहीं है। क्यों पढ़ना? एक दो नाम सुन लिए, एक दो नाम लिख लिए, इसलिए। जो चीज चल रही है ना, जो चीज बड़ी आसान सी, उस पर फोकस नहीं करेंगे, बीच में एक नया वर्ड। अभी क्लास में होते तो मैं आपसे पूछता, मैं आपको बुलाता, मैंने कहा पहले मुझे ये पढ़ा दे सारा, ठीक है, फिर मैं आपकी सारी चीज बताऊंगा। फोकस करना बच्चों ना अपने। देखो, अगर बात करें, हमारे पास पहला तो वेंट्रल व्यू, आप देखो जरा, ये मैंने वेंट्रल व्यू निकाला है। वेंट्रल व्यू में बच्चों हमें जो कार्टिलेज दिखाई देगी वो एक तो ये और एक ये दिखाई देगी, सिर्फ दो ही कार्टिलेज दिखाई देगी। एक तो है थायराइड कार्टिलेज हमारे पास, जो सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट कार्टिलेज, एंड एक है हमारे पास क्रिकोइड कार्टिलेज, जो कि हमारे वेंट्रल व्यू से दिखाई देगी, ठीक है, दो ही दिखाई देगी। अब अगर बात करें, हमें तो इनके पीछे की तरफ भी चलना है, तो मैंने इसके पीछे की तरफ भी कन्वर्ट किया। तो देखो जरा, मैंने इस आदमी को कहा भैया पीछे मुड़ जाओ आप, तो डोर्सल व्यू देखना है मुझे। तो डोर्सल व्यू देखा मैंने, जरा डोर्सल व्यू पे फोकस करो, तो ये आ गई क्रिकोइड कार्टिलेज, क्रिकोइड। मैंने कहा थायराइड जी आप कहाँ गए, आप तो दिखाई नहीं दे रहे, थायराइड दिखाई दे रही है आपको, थायराइड की बाउंड्री, ये देखो, थायराइड जो है सिर्फ आगे तक ही हमारे पास, यानी वेंट्रली तो प्रेजेंट होती है, लेकिन पीछे की तरफ जाते हुए क्या हो जाती है, इनकम्प्लीट हमारे पास, ठीक है। तो थायराइड कार्टिलेज पीछे की तरफ नहीं दिखाई देगी आपको, यानी सी शेप बना रही है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होगी आपके पास, पीछे की तरफ नहीं है, ठीक है। ये इस तरह की स्ट्रक्चर है हमारे पास, लेकिन क्रिकोइड तो पीछे की तरफ गई और वो मोटा सा पार्ट बना, जैसे रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनाई, ठीक है। अब क्रिकोइड एंड थायराइड के लिए आपको याद रखना है कि सिंगल सिंगल होती है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। क्रिकोइड पीछे की तरफ जाकर ब्रॉड पार्ट बनाती है, कंप्लीट होती है, जबकि थायराइड जो है वो पीछे की तरफ जाकर इनकम्प्लीट हो जाती है। अब आप क्रिकोइड के ऊपर की तरफ देखो, जो मैंने आपको फिगर दिखाया था वहां पर, है ना, मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको जीआईएफ दिखा रहा हूं इसलिए ताकि आप यहां पर इस डायग्राम को बहुत अच्छे से रिलेट करो चीजों को। सीक्वेंस इतनी प्यारी चल रही होती है चीजों को। वो आए यहाँ पर जिनको पढ़ना है, सिंसियर होकर पढ़ना है, जिनको आता है तो वो ना पढ़े, वो अपना रिवीजन करता रहे। देखो, अब अपने क्रिकोइड के ऊपर की तरफ याद करो, मैंने वो उस कलर से बनाई थी,
ये वहां पर, ये हमारे पास पिरामिडल शेप की, ट्रायंगुलर शेप की एरिटेनॉइड कार्टिलेज, ये भी हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है, लेकिन ये दो हो गई नंबर के अंदर। थायराइड और क्रिकोइड जो थी वो 1 1 थी, ये दो हो गई नंबर के अंदर हमारे पास। और इस एरिटेनॉइड के ऊपर की तरफ हमें कुछ काइंड ऑफ हमें जो है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जिसे हम बोलते हैं कार्टिलेज ऑफ सेंट्रोनी, क्योंकि ये भी दो है हमारे पास। मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से, ताकि ये डिफरेंशिएट हो जाए, ये दो अपने कार्टिलेज और दिखाई देगी, जिसे हम बोलते हैं कार्टिलेज ऑफ सेंट्रोनी, या फिर इसका एक नाम और भी होता है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, इसी को बोलते हैं कॉर्निकुलेट भी, ठीक है। कार्टिलेज ऑफ सेंट्रोनी या फिर कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ठीक है। अब एक बार बताएं, कनिष्का सर आप कुछ डांटने से पहले बता रहे थे, वो क्या था? गायब हो गए बेटा, कहाँ से बताऊं? सीक्वेंस ही टूट जाती है, कैसे बताऊं? ठीक है, लेकिन अपने सब कुछ चल रहा है, सिलेबस में अकॉर्डिंग कहीं कुछ चीज छुट्टी है आपकी। देखो मैंने यहाँ पर अब तक कितनी कार्टिलेज कर लेती है, ले ली है, काउंट करना जरा। थायराइड, थायराइड के बाद क्रिकोइड, क्रिकोइड के ऊपर की तरफ पीछे की तरफ जाएंगे तो दो पिरामिडल शेप की हमें एरिटेनॉइड, और एरिटेनॉइड के ऊपर की तरफ दो हमें कार्टिलेज ऑफ सेंट्रोनी। टोटल कितनी होगी काउंट करो जरा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब दो कार्टिलेज और होती है, आप इस डायग्राम में फोकस करें बेटा ना, मैं वो लेकर आता हूँ लेजर पॉइंटर। ये देखो ये वाला फिगर फोकस करो, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये तो अपने पास एरिटेनॉइड हो गई, ठीक है। एरिटेनॉइड के ऊपर की तरफ हमारे पास कार्टिलेज ऑफ सेंट्रोनी होगी। ये आपको दिखाई दे रहा है प्रोमिनेंस ऐसा सा डेवलप होता हुआ, ये प्रोमिनेंस, ये प्रोमिनेंस जो डेवलप हो रहा है हमारे पास, क्योंकि सेजेटल प्लेन है ना, तो अपने को एक दिखाई दे रहा है, होते दोनों हैं, एक उधर की तरफ होगा एक इधर की तरफ होगा, ठीक है। ये जो है प्रोमिनेंस जो डेवलप होती दिखाई दे रही है, डेट इज क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ये भी दो होती है हमारे पास क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि कहां पर हमें मिलेगी क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज? एंटीरियर टू कार्टिलेज ऑफ सेंट्रोनी हमें क्या मिलेगी? क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। बच्चों याद आ जाएगा? तो ऐसी दो क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज भी होगी। गौर करो यूनिफॉर्म कार्टिलेज कहां पर है, अपने को लेटरल एंगल में दिखाई देगी, यहाँ पर लेटरल एंगल में, इस जगह पर फोकस करो ना, डायग्राम को ढूंढो। साम्या लेजर पॉइंटर पे देखो आप, आपको दिखाई दे रही है ये? एक तो मुझे ये बताओ, ये समझ में आया क्या गोल्डन कलर की कार्टिलेज ये कौन सी है? ये कौन सी है हमारे पास? एरिटेनॉइड कार्टिलेज। इसके ऊपर की तरफ ये हमारे पास कार्टिलेज ऑफ सेंट्रोनी दिखाई दे रही है। अब इसके आगे की तरफ ये एक दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, फिगर पे फोकस करो, फिगर पर, फिगर पे फोकस करो पीपीटी में, ये दिखाई दे रही है कुछ चीज, ये हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म कार्टिलेज, बिल्कुल सब में, ठीक है। और ये क्योंकि सेजेटल प्लेन है, ये इस तरह से काटा हुआ है, ठीक है, तो आपने को एक तरफ दिखाई देगी ना, ऐसे ही उधर भी होगी हमारे पास। और एक चीज और खास, ये जो एरिटेनॉइड कार्टिलेज होती हैं, एरिटेनॉइड कार्टिलेज ये बीच वाला डायग्राम पे हो, और ये थायराइड कार्टिलेज के साथ जुड़ी होती हैं कुछ लिगामेंटल फोल्ड जैसी स्ट्रक्चर से, ठीक है। ये जरा मैं इधर की तरफ डायग्राम बनाऊं, तो ये बेटा थायराइड है ना हमारे पास, थायराइड, तो थायराइड के साथ जुड़े हुए यहां से सीधा कुछ लिगामेंट जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये, और इन्हीं को तो हम क्या बोल रहे हैं हमारे पास? फोल्ड, जो कि हमारे पास है ट्रू वोकल कॉर्ड और फॉल्स वोकल कॉर्ड। अब आपको ये डायग्राम में यहाँ पर भी दिखाई दे रही होगी, स्ट्रक्चर पर फोकस करोगे तो लेजर पॉइंट से दिखा दो, देखो जरा अपने को एक तो ये दिखाई दे रहा है डेवलप होते हुए, दिखाई दे रही दो लाइनें जो डेवलप होते हुए डायग्राम के अंदर। जूम नहीं है बेटा, ये पहले से स्लाइड शो में ओपन होगा ना, जूम नहीं होगा ये। आप इस पर फोकस करो, देखो ना ये इस चीज पर जहां पर मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रही तो व्हाइट कलर की लाइनिंग है ना, यही तो है हमारे पास वोकल कॉर्ड, ठीक है। अब देखो डोर्सल व्यू के अंदर सर ये ब्लू कलर की स्ट्रक्चर जो मैंने भी ड्रॉ करी है, वो वाली, ये वाली ब्लू कलर की स्ट्रक्चर, ये वाली ना, और ये वाली तो हमारे पास एपिग्लोटिस है बच्चों, एपिग्लोटिस है ये वाली, तो ऊपर की तरफ जो ब्लू स्ट्रक्चर है। क्रिकोइड डोर्सल साइड से ब्रॉड होती है ना, बिल्कुल है ना, देखो ना क्रिकोइड, ये देखो डोर्सल साइड से ब्रॉड, ये क्रिकोइड ही तो है, ये डोर्सल साइड से ब्रॉड दिखाई इन लोगों ने,
गजब की ब्रॉड दिखाई है। ये वेंट्रल साइड हो गया, क्रिकोइड, ये डोर्सल साइड, कोई चीज छुपी नहीं है, बड़े आसान से। ये हमारे थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है। फिर देखो आगे चलते हैं। अब अपने को जो है वो याद रखना है, देखो सुनो, ब्रॉड होने का रीजन ये नहीं दिल्ली में पढ़ रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट, क्योंकि ना हर एक का बहुत काम है इंपॉर्टेंट। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आप देखोगे, जैसे हम कभी क्या होता है, कभी हैवी चीज उठाते हैं, ठीक है, कभी आप फोकस करो, कभी आपको भी हैवी चीज उठाते हो, तो जो एयर का जो फ्लो होता है उसको आपने कहीं रोक रखा है, ठीक है, आपने उठाया, तो उस समय आपकी इस ट्रेकिया को सपोर्ट करने के लिए, इस लैरिंग्स को सपोर्ट करने के लिए आपके जो क्रिकोइड कार्टिलेज होती है वो डेवलप होती है, ठीक है, आपके पास। तो फिलहाल सिंपल सा आप स्ट्रक्चर एनाटॉमी को देखें। इसके बाद देखो अपने पास कार्टिलेज कौन कौन सी है, तो हमारे पास एक तो है थायराइड कार्टिलेज, एक है क्रिकोइड कार्टिलेज, एक है एरिटिनॉइड, एक है कार्टिलेज ऑफ सेंट्रोनी, और एक है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। इनका नंबर देखो, थायराइड के लिए 1 नंबर, क्रिकोइड 1 नंबर, लेकिन एरिटिनॉइड कितनी है, 2। कार्टिलेज सेंट्रोनी कितनी है, 2। क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज कितनी है हमारे पास, 2। हाइलिन कार्टिलेज की कौन कौन सी बनी हुई है हमारे पास, थायराइड, क्रिकोइड एंड एरिटिनॉइड। इलास्टिक कार्टिलेज की कार्टिलेज सेंट्रोनी एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। हर एक के लिए कुछ कुछ की वर्ड याद रखने हैं। थायराइड के लिए लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, वेंट्रली ब्रॉड होती है, लेटरली नैरो, साइड में जाती है नैरो, ठीक है, और डोर्सली क्या होती है, इनकम्प्लीट। और इसी कारण से हम इसे सी सेप्ड कार्टिलेज भी बोलते हैं। इन ह्यूमन मेल्स वेंट्रल सरफेस ऑफ थायराइड कार्टिलेज मेक अ प्रोसेस कॉल्ड एडम्स एपल। क्रिकोइड के लिए सिग्नेट रिंग शेप सब बना चुका हूं डायग्राम वगैरह में आपको, अब तो थ्योरी है जिसे आपको पढ़ना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। डोर्सली तो ब्रॉड होती है पीछे की तरफ जाते हुए, लेटरली नैरो, एंड वेंट्रली तो बहुत थिन होती है, फाइबर जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। एरिटिनॉइड की बात करें तो कॉनिकल शेप की होती है, पिरामिडल शेप की होती है, ठीक है, या तो पिरामिडल या फिर कॉनिकल शेप कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज, कार्टिलेज सेंटर नहीं, जिसके लिए हमने एक नाम और यूज भी किया था, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ठीक है। स्फेरिकल कार्टिलेज होती है हमारे पास और स्मॉलेस्ट होती है, लार्जेस्ट थायराइड है, स्मॉलेस्ट हमारे पास कार्टिलेज ऑफ सेंट्रोनी है। एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज हमारे पास एंटीरियर टू द कार्टिलेज ऑफ सेंट्रोनी, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाई थी वो हमारे पास है, ठीक है। अब देखो दो वोकल कॉर्ड की हम बात करते हैं। वोकल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो जरा देखो, तो ये जो कुआं दिखाई दे रहा है आपको, यहां से तो हवा आ रही है बाहर की तरफ, ठीक है। अब ये जो हवा है इसको वाइब्रेशन करवाने के लिए, फोकस कर रहे हो बच्चों या कहीं और कुछ जा रहे हो, ये तो कुआं है हमारे पास, वो ट्रेकिया, वो विंड पाइप, ठीक है। अब वापस जब हवा निकल रही है हमारे पास, तो यहां पर आपको देखो ये दो फाइबर डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये हमारे पास है ट्रू वोकल कॉर्ड। कौन से हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड। अच्छा जी, ये साइड में जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास हो जाते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड। अब देखो जरा मैं इसको फिगर से बनाता हूँ। ये जो साइड की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स डेवलप हो रखी हैं, ये तो है हमारे पास फॉल्स वोकल कॉर्ड, जो कि हमारे ट्रू वोकल कॉर्ड को मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास ये जो है, ये है ट्रू वोकल कॉर्ड। और ऊपर दिखाई दे रही है आपको ये स्ट्रक्चर, ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर, कोई बता सके इसका नाम क्या है, बताओ बताओ। नो, नॉट थायराइड। दो सिगरी, थायराइड कार्टिलेज ही है बच्चों, देखो तो सही है, आप पीछे तरफ जाते हुए क्या हो जाती है हमारे पास, इनकम्प्लीट हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे, थायराइड ही है ना। अच्छा, ये पीछे तरफ ब्रॉड दिखाई दे रही है, बताओ इसको, इसको पहचान सकते हो ये कौन सी है, क्रिकोइड, ठीक है। पर फिलहाल हमें इतना नहीं पढ़ना, ठीक है। और हाँ, एक स्पेस इंपॉर्टेंट है बीच में, जो ये स्पेस दिखाई देता है ना, ये ओपनिंग जो दिखाई देती है, दैट इज रीमा ग्लोटिस, ठीक है, ये रीमा ग्लोटिस होती है। तो अपने को सिंपल से फाइबर याद रखने हैं, ये कोड याद रखने हैं। तो देखो जरा, larynx is the sound producing organ in which two types of vocal cords are present. False vocal cord provides moisture to the true vocal cord, and the true vocal cords are helpful in phonation sound production.
हवा बाहर निकलती है ना, तो ये जो ट्रू वोकल कॉर्ड जैसे कि गिटार की जो स्ट्रिंग होती है ना वैसे बजती है। मेल के अंदर है ना काफी लॉन्ग होता है और थिक होते हैं, तो जो स्ट्रिंग बजती है ना तो उसके कारण से जो साउंड आता है वो लो पिच आता है। लेकिन फीमेल के अंदर जो ट्रू वोकल कॉर्ड होते हैं पतले होते हैं, थिन होते हैं, और इनके कारण से जो आवाज आती है पतली सी आती है। ठीक है, नहीं लिखूंगा मैं रीमा ग्लोटिस, क्यों लिखूंगा उत्तम, नहीं लिखना, नहीं लिखूंगा मैं रीमा ग्लोटिस, लिखना ही नहीं है मुझे, इतना पढ़ना ही नहीं है अपने को। फिर देखो रीमा की RIMA, ग्लोटिस की GLOTTIS, पर लिखना ही नहीं है, नहीं आता है बेटा कोई एग्जाम, अपने एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रही चीजें है ना। अब आगे देखो जरा, तो हमने अभी पढ़ा लेरिंग्स के बारे में, ठीक है। लेरिंग्स में देखो जरा, ये थायराइड कार्टिलेज, ये क्रिकोइड, मैं वैसे ही कितना टाइम ले लेके तो बात करता हूँ, क्रिकोइड कार्टिलेज हमारे पास, ठीक है। ये हाइयोइड बोन हो ही गई आपके पास। अब आपने थोड़ा सा और फोकस करते जाओ, देखो तो ट्रेकिया की बात करें, ट्रेकिया जो है वो 10 to 12 सेंटीमीटर एक लॉन्ग ट्यूब है, जिसके अंदर हमें इस तरह के सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग मिलती है। सोलह से 20 के आसपास नंबर होता है इनका, कार्टिलेजिनस रिंग मिलती है जो कि डोर्सली इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, अब देखो जरा, ये तो ट्रेकिया जहां पर एयर का फ्लो स्टार्ट है तो वो कोलैप्स नहीं होनी चाहिए ना, कभी मान लो एयर गायब हो जाए, ऐसा हो जाए, तो फ्लक्चुएशन जहां पर एयर का, तो सपोर्ट देने के लिए ना, ताकि कभी भी पिचके ना, तो इसके लिए हमारे पास जो है ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग होती है हमारे पास यहाँ पर जेट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है अपने पास ट्रेकिया के लिए, ट्रेकिया देखो बाकी चीजें तुमने कई डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ ली है, ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है वगैरह ये सारा कुछ, दो पाइप होते हैं, वेंट्रल वाला पाइप जो होता है, आगे वाला पाइप है ट्रेकिया, पीछे वाला पाइप जो होता है वो फूड पाइप या ईसोफेगस कहलाता है। ठीक है, अब देखो जरा, अगर बात की जाए हमारे पास, ये ट्रेकिया आगे जाकर डिवाइड होती है, और डिवाइड होने का जो जंक्शन है वो इंपॉर्टेंट है कि किस पॉइंट पर जाकर वो डिवाइड होती हुई दिखाई देती है। तो पीछे वर्टिबल कॉलम चल रहा है ना, तो वर्टिब्री के अंदर कौन से नंबर की वर्टिब्री पर जाकर ट्रेकिया डिवाइड होती है, तो ट्रेकिया T5 पर जाकर डिवाइड होती है, और ये दो ब्रांच बनती है, और ये दो ब्रांच फिर लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, राइट लंग, लेफ्ट लंग एंटर कर जाती है। जहां से एंटर करती है पता है बच्चों, जैसे किडनी के अंदर आपने हाइलम सुना है ना नाम, वैसे यहाँ पर भी हाइलम बोलते हैं उसको, लेकिन क्यों बताना, क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास राइट एंड लेफ्ट लंग आ गए ना, यहाँ पर वो एंटर कर जाती है, और एंटर करने के बाद फिर ये आगे जाके रिपीटेडली जो है वो डिवीजन करते हुए दिखाई देती है, ब्रांच नेटवर्क बनाते हुए दिखाई देती है। आपको अगर पता हो कि राइट लंग और लेफ्ट लंग के अंदर जो फीसर कॉमन होती है डेट इज ऑब्लिक फीसर। ठीक है, जबकि राइट लंग के अंदर अपने पास एक फीसर डेवलप और हो जाती है जो कि है हॉरिजॉन्टल फीसर। ठीक है ना, जिसके कारण से राइट लंग जो होते हैं उसके अंदर 3 लोब बनते हुए दिखाई दे जाते हैं, जबकि लेफ्ट लंग के अंदर हमारे पास 2 लोब दिखाई देते हैं। फिर आगे पढ़ना ही है अपने पास, ये आगे देखना है। चलो आगे चलते थोड़ा सा। स्ट्रेट ट्यूब डायमीटर जो है इसका 2.5 सेंटीमीटर के आसपास, एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी व्हिच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू अ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई, कई जगह आप ब्रोंकस वर्ड पढ़ेंगे ना, सिंगुलर फॉर्म होता है ब्रोंकस, एंड जैसे राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई मैंने बोला, जैसे प्राइमरी राइट एंड लेफ्ट, तो मैंने उसको लिए ब्रोंकाई वर्ड यूज कर दिया। ठीक है, सिंगल ब्रोंकस होता है, प्लूरल जो होता है वो होता है ब्रोंकाई। Approximately 16 to 20 incomplete C-shaped hyaline cartilaginous ring are present in the wall of trachea, which prevent trachea from collapsing. आप लोगों ने बड़ा आसान सा है। On the dorsal side of these rings, trachealis muscle, देखो हल्का सा इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है तो रख लेना। पीछे की तरफ हमारे पास कुछ मसल डेवलप होती है ट्रेकिया में, जो कि इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, these muscles are involuntary यानी स्मूथ मसल्स हैं, and are helpful in regulating the diameter of trachea for maintaining the proper air flow during inhalation and exhalation process। ठीक है भाई, एक ही बात जानते हैं हम, ट्रेकिया के अंदर कोई भी अगर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर आ रही है तो वो शायद ही शायद एयर का जो फ्लो चल रहा होगा उसको रेगुलेट करने में हमारी हेल्प कर रही होगी, तो उसमें कोई अपने याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तो नाम है अपने पास हालांकि, ठीक है, तो ट्रेकियालिस मसल जो है आप याद रख लेना, ऑन किस तरफ है, तो पीछे की तरफ से जो है इसको कनेक्ट करके रखती है। ठीक है, फिर देखो आगे चलते हैं। अब आया अपने पास ब्रोंकियाई ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री।
देखो जरा, ये लो टाइम एक्सटेंड। हमारे पास सुनना जरा, मुझे बताना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ये जहां पर डिवाइड हुआ है, ये पॉइंट कौन सा हो गया बच्चों, मुझे बताना, कौन सी वर्टिब्री? ये T5 हमारे पास। बहुत बढ़िया ना, T45 नहीं बेटा, T5 है ना। अब देखो जरा, मैं आपको आगे ब्रोंकाई ट्री के जो है वो नाम बताता चलता हूँ, उन नाम को समझना ना, बड़े लोग उलझे हुए से रहते हैं उसके अंदर, चीजों को समझना। अब हमारे पास देखो, इमीडिएटली इसने दो ब्रांच बनाई है एंटर करते ही, ठीक है। जो इमीडिएटली जो ब्रांच बनती है, इन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। अब मेरी बात सुनना, मैंने ब्रोंकस वर्ड यूज किया है, अगर मैं यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट इधर की भी बताता ना, जैसे कि ये वाली कौन सी होगी हमारे पास, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस हो गया, ठीक है। अगर मुझे ब्रोंकाई वर्ड यूज करना होता ना, तो मैं ऐसे बोलता, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है T5 पर जाकर, है ना, तो इसलिए मैं ब्रोंकाई वर्ड यूज कर लेता, ठीक है। तो एक तो अपने कंफ्यूजन ये नहीं होना है, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनना, अब मैंने जहां पर ब्लैक टिक लगाया है वो तो हमारे पास होगी प्राइमरी ब्रांच, ठीक है। अब प्राइमरी ब्रांच आगे जाकर डिवाइड होगी ना, ये देखो डिवीजन दिखाई देगी अपने को आगे, ये जो होती है ये हमारी सेकेंडरी ब्रोंकस कहलाती है, सेकेंडरी ब्रोंकस। आप है ना अपने मेडिकल कॉलेज में जब जाओगे तो इसे लोबर ब्रोंकस भी पढ़ोगे, लोबर ब्रोंकस। सर क्यों पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लो, कुछ नाम है ना, कहीं जगह पढ़ लो आप, लोबर ब्रोंकस। फिर देखो आगे जाके लोबर ब्रोंकस, पता है क्यों बोला है? क्योंकि आपके जो लंग है, राइट लंग के अंदर 3 लोब है, लेफ्ट लंग के अंदर हमारे पास 2 लोब है हमारे पास, तो फिर अंदर जाकर फिर डिवाइड होंगी ना ब्रांचेज, तो फिर अलग अलग लोब में जो पहुंच रही ब्रांचेज हैं, जो सेकेंडरी ब्रोंकस है वो लोब में एंटर करेंगी, तो इसलिए हम लोबर ब्रोंकस बोल दिया, ठीक है। फिर देखो आगे जाकर फिर हमारे पास लोब्स के अंदर अब डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट, अपर सुपीरियर इधर की तरफ सेगमेंट, और इन सेगमेंट के अंदर एंटर करना शुरू हो जाएगी। आप इन ब्रांचेस को अब आगे जाके, जैसे ये आपके पास सेकेंडरी ब्रोंकस थी ना, ये फिर आगे जाके डिवाइड होने शुरू हो गई हमारे पास, आगे जाके डिवाइड होना शुरू होगी, डिवाइड होना शुरू होगी, डिवाइड होना शुरू होगी, इधर भी देखो आगे जाके डिवाइड होना शुरू होगी, डिवाइड होनी शुरू होगी, डिवाइड होनी शुरू होगी, है ना हमारे पास। तो ये कहलाती है हमारे पास टर्सरी ब्रोंकस। इन्हें आप एक नाम और भी देते हैं, सेगमेंटल ब्रोंकस, सेगमेंटल ब्रोंकस। मैं हटा दूं जो चीज अपने को याद नहीं रखनी है, मैं हटा ही देता हूँ, या पढ़ा रहने दो। सेगमेंटल ब्रोंकस, ठीक है। फिर देखो इसके बाद, टर्सरी के बाद अब ना बहुत सारी होती हैं हमारे पास, लो मैं हटा देता हूँ। अब हमारे पास टर्सरी जो आई थी ना, टर्सरी से फिर बहुत सारी बनती है, जैसे कि क्वाटरनरी, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, आगे जाकर बहुत सारी ब्रांचेस बनते हुए दिखाई दी जाती है, बहुत सारी ब्रांचेस, है ना। अब वो बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो अपने लंग्स के अंदर जाती हुई दिखाई देंगी। अब फाइनली सुनना, जो फाइनली हमारे पास जब रेस्पायरेशन स्टार्ट हो जाएगा, उन ब्रोंक्यूल को हम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बोलना शुरू कर देते हैं। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से पहले वाली, जस्ट पहले वाली, जहां पर ये जो ब्रांचेज है ये जब टर्मिनेट हो जाएंगी, उन सबको मिलाकर बोलते हैं हम टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स, टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स। एंड देन फिर हमारे पास राइट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। जब देखना बेटा, समझना चीजों को ना, अगर बात की जाए ये ट्रेकिया, इसकी फिर 2 ब्रांच बनी, ठीक है। ये मैं 1 लिख दूं चल जाएगा ना, 1 डिग्री हमारे पास। फिर आगे जाकर इसकी ब्रांच बनी, ये 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री की फिर आगे जाकर जो है वो ब्रांच बनी हमारे पास, ये 3 डिग्री हमारे पास। फिर इनकी भी आगे जाकर ब्रांच बन रही है हमारे पास, ये 4 डिग्री मान लो। फिर आगे जाके ब्रांच बन रही है, फिर इनकी भी आगे जाके फिर ब्रांच बन रही है, फिर इनकी भी आगे जाके फिर ब्रांच बन रही है, फिर इनकी भी आगे जाकर फिर ब्रांच बन रही है, फिर इनकी भी आगे जाके फिर ब्रांच बन रही है। एंड लास्ट में हमारे पास जहां से हमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल मिलनी स्टार्ट होगी, उससे पहले जो प्रेजेंट होगी ना, उनको तो हम नाम दे देंगे, देखो इससे पहले वाली ब्रांच, इसे तो हम नाम दे देंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल।
ठीक है। और ये जो सारी अब आ गई हमारे पास, इनको हमने किस में रख दिया, टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ठीक है, जिन्हें हम इनिशियल ब्रोंक्यूल्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल भी, ठीक है। अब देखो, मैं इस चीज को थोड़ा सा थ्योरी में पढ़ लेते हैं। Each bronchi undergoes repeated divisions to form the secondary and tertiary bronchi and bronchioles, ending up in a very thin terminal bronchioles. The trachea, primary, secondary, and tertiary, and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring. Incomplete cartilaginous ring कहां तक आपको मिलेगी, तो इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, यानी टर्मिनल से पहले पहले तक की। भाई हमने क्या कर लिया, ब्रोंक्यूल को डिवाइड कर दिया। एक तो एकदम लास्ट वाली ब्रोंक्यूल जो कि रेस्पिरेटरी से जस्ट पहले वाली आएगी, तो उसे बोल दिया टर्मिनल है भाई, तू अब टर्मिनेट हो चुकी है, अब तेरे रेस्पिरेटरी ट्री स्टार्ट हो जाएगा, हमारा एक्सचेंज जोन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्सचेंज से पहले वाली को बोल दिया टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एंड उससे पहले वाली को हमने क्या बोल दिया, हमारे पास इनिशियल ब्रोंक्यूल, ठीक है। भाई हम टर्सरी तक तो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तक तो हम ब्रोंकस वर्ड यूज कर रहे हैं, उसके बाद हमने ब्रोंक्यूल वर्ड यूज करना शुरू किया है। यानी आप टर्सरी के बाद मान लो अगर क्वार्टनरी पेंट्रा मार रहे हो तो उसको फिर ब्रोंक्यूल वर्ड बोलना स्टार्ट कर रहे हो, डायमीटर कम होना शुरू हो गया, आपने ब्रोंक्यूल बोलना शुरू कर दिया। अब वो ब्रोंक्यूल चल रही है, वो ब्रोंक्यूल चल रही है, आगे डिवाइड होती जा रही है, ब्रोंक्यूल ही ब्रोंक्यूल, बहुत सारी ब्रोंक्यूल, बहुत सारी ब्रोंक्यूल, एंड फिर एक ऐसा ऐसा टाइम भी तो आएगा जब हमारे पास रेस्पिरेटरी जोन स्टार्ट हो जाएगा, जहां से एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा, तो फिर वो तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल हो गया। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से पहले वाली उसको तो नाम दे दिया टर्मिनल, और उससे ऊपर वाली सबको क्या बोल दिया इन्होंने, इनिशियल ब्रोंक्यूल, ठीक है। तो इनिशियल ब्रोंक्यूल तक हमें क्या मिलती है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, हमारी टर्मिनल के अंदर कार्टिलेजिनस रिंग नहीं मिलती है, ठीक है ना, याद रखना है। फिर देखो जरा डायग्राम, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल दिखाई पड़ा इन्होंने। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल पर आ गए। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद इन्होंने देखो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल दिखा दिया, देखो जहां से अपने को कुछ गुच्छा मिलना शुरू हो जाए, जहां पर अपने को एक्सचेंज जोन मिलना शुरू हो जाए, जहां से अपने को एल्वेओलाई जैसी स्ट्रक्चर मिलना शुरू हो जाए, हम उसको क्या बोलना शुरू कर देते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। अब बच्चा मुझसे पूछता है सर तो फिर ये क्या चीज है जो ये ऊपर टर्मिनल ब्रोंक्यूल के अंदर ये जो चीज दिखाई दे रही है सर, ये क्या चीज डेवलप हो रखी है सर, ये तो ये हमारे पास स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है इनके ऊपर, जो कि एयर के फ्लो को ऑफ कोर्स रेगुलेट करेगी, ठीक है। और आप जानते हो हमारे पास ब्लड वेसल्स का नेटवर्क तो रहेगा ही गजब गजब का। और देखो जरा ब्लड वेसल्स के फिर नेटवर्क कैपिलरी में जो कन्वर्ट होकर देखो एल्वेओलाई पर जो फैली पड़ी है, गजब का नेटवर्क फैला पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। फिर देखो जरा टर्मिनल ब्रोंक्यूल से भी हमने बाद में बनाई रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल ये मैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल बना देता हूं, ठीक है, आपके लिए और आसान सा। और फिर ये हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और फिर हमारे पास एक फर्दर ब्रांच डेवलप होते हुए दिखाई देगी छोटी छोटी सी, इन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट, यानी ये एल्वुलाई में ओपन होंगी अब सीधी सीधी, और फिर आपको गुच्छे मिलेंगे एल्वुलाई के, ठीक है, एल्वुलाई के गुच्छे अपने को, एल्वुलाई के गुच्छे। और ये जहां पर टर्मिनेट होती है, ठीक है ना, इसे हम बोल देते हैं एट्रिया, एल्वियोलर डक्ट का डिस्टल एंड, जो कि इस एल्वुलाई के गुच्छों के अंदर, जैसे ग्रेप लाइक गुच्छा, आप देखो जरा ग्रेप लाइक गुच्छा, तो इसको मैंने काट लिया है, तो यहाँ पर जहां पर डक्ट की ओपनिंग दिखाई दे रही है अपने को, डिस्टल एंड ऑफ एल्वियोलर डक्ट, यानी कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से आपके इस गुच्छे को जोड़ने वाली जो फिर बीच में डक्ट प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हमने बोल दिया एल्वियोलर डक्ट। और एल्वियोलर डक्ट अब अपने को ओपन होगी उस एल्वुलाई के गुच्छे के अंदर, उस ओपनिंग को, और जहां पर वो उस दिखाई दे रही डिस्टल एंड को, उसी को हमने क्या बोल दिया है, एट्रिया। और फिर हमारे पास एल्वुलर सेक तो है ही सही, जिसकी बेसिक यूनिट हमारे पास सेल है एल्वुलाई। अरे बात समझ में आई कि बेटा है, तो फिर यहाँ तक अपने जो है आज देख रहे हैं, समझ में आ गई सबको। तो फिर आज तक इतना मुझे बताइएगा बेटा ना, बहुत आराम से पढ़ाया है बेटा, इतना तो 11th में भी नहीं देखा होगा आप लोगों ने, इतना टाइम उन्हें खराब कर रहे हैं यहाँ पर, धीरे धीरे पढ़ा गया, ये तो आप सबको मुझे बताना चाहिए। तो 31 तक स्लाइड मुझे बताना, 1 से कर देते हैं, ठीक है ना, 1 से 31।
अरे आप टाइम खराब नहीं कर, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है ना पहले से बेटा ये चीज सब। ये तो आपको बोलना चाहिए सर हमें आता है, सर हमें आता है सर। सर आप तो हटाओ सर, हमें सब आता है सर। नो सर 11th में कोचिंग नहीं थी, क्यों नहीं थी? पढ़ाने के टीचर तो थे ही। तो टोटल नंबर ऑफ कार्टिलेज इन लेरिंग्स 8 हो गई, ठीक है। और अगर एपिग्लोटिस को और ऊपर कवर कर लेते हो तो फिर 9 हो गई, ठीक है। वे जनरली अपने 8 बोलेंगे जो हमारे लेरिंग्स साउंड बॉक्स से जुड़ी हुई है। सबको नोट्स मिल गए हैं, तो सब लोग जो है अब अगली क्लास की तैयारी कीजिएगा, ठीक है। और अब देख एक एक बात और देखो है ना, अगली क्लास जब हम अगली लास्ट क्लास होगी तो फिर हम थोड़ा सा ज्यादा खींचेंगे, ठीक है ना, भरपाई करेंगे चीजों की। राधे राधे बेटा।